बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी साथी कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आपकी भाई। चलिए, तो उम्मीद है बढ़िया होंगे, बढ़िया से अच्छे से चल रहा होगा चीज़ें आपकी। तो चलिए भाई, आज हमें शुरुआत करनी है योजना की, सॉरी योजना नहीं, आयोग की, है ना। आज हमें शुरुआत किसकी करनी है? तो आज हमें आयोग की शुरुआत करनी है। चलिए भाई, तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक आयोग। पढ़ते हैं आज का टॉपिक आयोग, ठीक है। पढ़ते हैं आज का टॉपिक आयोग। चलिए भाई, आयोग की यदि मैं बात करूं तो आयोग दो प्रकार के होते हैं। एक को आप कहते हैं संवैधानिक निकाय, एक को आप कहते हैं संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, और एक को आप कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय नाम देते हैं, गैर संवैधानिक निकाय नाम देते हैं। क्लियर है? संवैधानिक निकाय की यदि मैं बात करूं तो संवैधानिक निकाय में क्या आता है? तो संवैधानिक निकाय में आपका आ जाएगा जहां जो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ी है, जैसे महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी के बाद क्या आ जाएगा? नियंत्रक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आ जाएगा। महान्यायवादी आ जाएगा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आ जाएगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के बाद क्या पढ़ेंगे? तो लोक सेवा आयोग के बाद निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग, ये सभी होंगे, ये सभी होंगे, ठीक है भाई। अब अगर हम गैर संवैधानिक निकाय की बात करते हैं कि गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, तो गैर संवैधानिक निकाय में एक संस्था होती है सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय बोलते हैं इसे। सांविधिक निकाय का मतलब होता है कि इसका प्रावधान संविधान में भी हो सकता है, लेकिन जब उसके प्रावधानों में परिवर्तन करते हैं तो केवल संसद परिवर्तन करते हैं और उस साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जाता है। जैसे मानवाधिकार आयोग, जैसे मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, सूचना अधिकार आयोग, सूचना अधिकार आयोग, श्रम आयोग, श्रम आयोग, ये सब के सब कैसे हैं? सांविधिक निकाय में आते हैं। और यदि गैर, अब यहाँ पे सांविधिक निकाय की बात बताएं तो असंवैधानिक निकाय, जिसका संविधान में दूर दूर तक कोई उल्लेख ही नहीं है, जिसका संविधान में दूर दूर तक कोई उल्लेख ही नहीं है, वह असंवैधानिक निकाय है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग के बाद, नीति आयोग के बाद विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, सीबीआई, सीबीआई, ईडी, आईबी, रॉ आदि, रॉ आदि, ठीक है भाई। ली आयोग किसमें आएगा उस पर बात करेंगे, चिंता मत करिए। ली आयोग तो अब बंद हो चुका ना, कभी भी ली आयोग चल ही रहा है। अब तो ली आयोग का नाम लोक सेवा आयोग हो गया ना, ठीक है भाई। इतना बना लीजिए, यहां से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं परीक्षा में, ठीक है भाई। इतना बना लीजिए, फिर इसके बाद आगे बात करें यदि, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले वो टॉपिक आपका होगा वित्त आयोग। तो हेडिंग बनाइएगा वित्त आयोग, वित्त आयोग हेडिंग बनाइएगा। चलिए, वित्त आयोग की यदि बात करेंगे तो कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग आता है? तो कहेंगे अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद बनाने से पहले देखें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? वित्त आयोग का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1951 को, है ना भैया। वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1951 को किया गया। वित्त आयोग के यदि आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे, केसी नियोगी थे, है ना। तो वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे, केसी नियोगी थे, क्लियर है भाई। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अब यदि हम बात करें 14वें अध्यक्ष कौन थे, तो 14वें अध्यक्ष के रूप में कौन थे भाई, और 15वें अध्यक्ष के रूप में कौन थे भाई, और 16वें अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है? तो यहां पे अगर हम 14वें अध्यक्ष की बात करेंगे तो 14वें अध्यक्ष आपके थे वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी थे। 15वें अध्यक्ष आपके कौन थे? तो 15वें अध्यक्ष आपके एनके सिंह थे। और आपके 16वें अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अरविंद पनगरिया हैं, अरविंद पनगरिया हैं, अरविंद पनगरिया वर्तमान में हो जाएंगे, क्लियर भाई। चलो भैया, चलिए भैया जल्दी से बात करते हैं और यहाँ पे बातें करेंगे। 16वें अरविंद पनगरिया हो गए। अब देखिए भैया, अनुच्छेद 280 की बात करते हैं, अनुच्छेद 280 की बात करते हैं। अनुच्छेद 280 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 280 में क्या होगा भाई? अनुच्छेद 280 में क्या होगा? तो अनुच्छेद 280 में कहेंगे कि संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर भीतर तथा प्रत्येक 5 वर्ष पर, 2 वर्ष के भीतर तथा प्रत्येक 5 वर्ष पर
5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग 5 अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय होगा। वित्त आयोग अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय होगा। 5 सदस्यीय होगा। तो वित्त आयोग अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हो जाता है भाई? तो वित्त आयोग 5 सदस्यीय हो जाता है ना? तो वित्त आयोग अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हो गया? 5 सदस्य हो गया। अब देखिए भाई, इनकी नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये त्यागपत्र भी किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। तो 5 सदस्य है, अध्यक्ष व सदस्य हैं, और अगर इनको हटाने की बात आई तो फिर मामला यहां पे ऐसा बन जाएगा। चलिए अब यहां पे अब हम बात किसकी करेंगे? तो अब हम बात करेंगे इनके कार्य या शक्ति की। किसकी बात करेंगे? कार्य या शक्ति की बात करेंगे कि कार्य या शक्ति क्या होगा इनकी। तो इनकी कार्य या शक्ति की यदि मैं बात करूं तो इनका पहला काम होता है संघ द्वारा जमा किए गए कर से राज्यों के हिस्सों का निर्धारण करना। संघ द्वारा जमा किए गए कर से राज्यों के हिस्से का निर्धारण करना। ठीक है भैया? तो मान लीजिए कि संघ जो राज्यों को पैसा का हिस्सा देता है वो क्या करता है भाई? संघ जो राज्यों के हिस्सों का पैसे का निर्धारण करता है उसमें वह क्या करता है? जिस अनुपात में टैक्स आता है, कर आता है, उसी अनुपात में उसका क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। उसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। क्लियर भाई? तो इसीलिए कुछ राज्य जो कमजोर हैं, जहां से कर का पैसा कम आता है संघ के पास, तो वहां पैसा भी क्या पहुंचता है? उसी अनुपात में, मतलब कम पहुंचता है। तो जो राज्य मजबूत है वो मजबूत हो जाता है, जो राज्य कमजोर है वो कमजोर रह जाता है। कैसे? पहली लाइन के अनुसार, है ना? लेकिन दूसरी लाइन क्या कहती है? तो दूसरी लाइन कहती है कि विशेष राज्यों के लिए अनुदान राशि की मांग करना। है ना? तो विशेष राज्यों के लिए अनुदान की भी मांग करता है। विशेष राज्यों के लिए अनुदान की भी मांग करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर ये मांग की जाती है कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का क्या दिया जाए? दर्जा दिया जाए। है ना? तो पैसे अनुदान राशि की मांग कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। क्लियर है? आगे देखिएगा तीसरी बात देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा मजबूत वित्तीय व्यवस्था के संबंध में सौंपे गए कार्य को करना। तो राष्ट्रपति के द्वारा मजबूत वित्तीय व्यवस्था के संबंध में सौंपे गए कार्य को करना। ठीक है भैया? तो मजबूत वित्तीय व्यवस्था के संबंध में सौंपे गए कार्य को करना कौन सौंपेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाता है इन्हें। क्लियर भाई? चलिए छापिए भाई। कार्य को करना हो गया भाई। चलिए कुछ बचे हमें हैंड रिटेन नोट्स लिख के दे दीजिए। देखिए भाई, मैंने कोई भी चीज कभी आपको छोड़ के नहीं पढ़ाया, मैंने जस्ट किया है। ये समस्या है। आपको लोक पढ़ाऊंगा, लोक सेवा आयोग। कुछ बातों को लोक सेवा आयोग में देख लेते हैं। कुछ बातों को वित्त आयोग की बात ना मैं आपको कहां पढ़ाऊंगा? वित्तीय संबंध में पढ़ाऊंगा। ठीक है? चलिए लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो यहां पे आपका आएगा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग आएगा। यहां पे आएगा राज्य लोक सेवा आयोग आएगा। राज्य लोक सेवा आयोग आएगा।
यहां पर आपका संयुक्त सेवा आयोग आएगा। यहां पर आपका संयुक्त सेवा आयोग आएगा। संयुक्त सेवा आयोग आएगा। कुछ बातें ध्यान से देखनी है ना, थोड़ा शॉर्टकट तो है लेकिन ध्यान से देखनी है। देखिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब आया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में ली आयोग का गठन किया गया। 1926 में ली आयोग का गठन किया गया। क्लियर है भाई? 1926 में ली आयोग का गठन किया गया था। ठीक है भैया, देखिए इसके बारे में जानिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान, संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है भाई, तो संघ लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ये जो लोक सेवा लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में आया था। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए अब यहां पे देखें, अगर अनुच्छेद की बात करें तो यहां पे आपका अनुच्छेद क्या हो जाता है? तो 315 हो जाता है। यहां पे अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में एक लोक सेवा आयोग है। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और एक या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग है। इतनी बातें कंफर्म हुई? फुकरे भैया नहीं कंफर्म हो रहा है आपका? तो फुकरे भैया आप तो लगातार बात ही करते रहते हैं, सुनते भी नहीं है कुछ। इसके अभी अध्यक्ष अजय कुमार हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो अजय कुमार हैं। ठीक है भैया, आप तो बातें ही करते रहते, पता नहीं कहीं युगांडा जाते रहते हैं आप, तो आप काफी महान हस्ती हैं, आपकी बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए तो संघ लोक सेवा आयोग की बात यदि हम करते हैं तो यहां पे यदि बातें करें तो देखिए संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए सेवा आयोग की बात यदि हम करते हैं तो यहां पे यदि बातें करें तो देखिए भैया, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग है। संयुक्त सेवा आयोग है। ठीक है भैया, अब यहां से यदि हम एक बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है या ये त्यागपत्र किसे देते हैं, रेजिग्नेशन किसे देते हैं, तो यहां पे देखें इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। चलिएगा, यहां पे यदि बात करें नियुक्ति या त्यागपत्र के बाद, तो अब हम नियुक्ति या त्यागपत्र के बाद रिपोर्ट की बात करते हैं कि अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं। ये अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं? तो ये अपना रिपोर्ट किसे देगा? तो ये अपना रिपोर्ट फिर से अगेन राष्ट्रपति। ये अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं? तो ये अपना रिपोर्ट राज्यपाल को सबमिट करते हैं। ये अपना रिपोर्ट राज्यपाल को सबमिट करते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें कि संयुक्त सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करेगा, तो संयुक्त सेवा आयोग अपना रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को करेगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल को करेगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल को करेगा। क्लियर है भाई? इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, रिपोर्ट हो गया। अब यहां से यदि बात करें नियुक्ति त्यागपत्र रिपोर्ट के बाद हम किसकी बात कर सकते हैं? यहां से तो यहां से हम कार्यकाल की बात कर सकते हैं। कार्यकाल
अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? संयुक्त सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो सब बताऊंगा भाई, अभी खत्म कहां हुआ भैया, अभी तो शुरू है। चलो भैया, तो यहां पे कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यहां पर यदि बात करेंगे तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। यहां पे कार्यकाल की बात करें तो यहां पर भी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। अब देखिए, जहां पे दो कार्यकाल की बात आती है तो उन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, उन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उसी को हम यहां पर रखते हैं। ठीक है भैया, चलिए भैया, यहां पे नोट करके एक बात लिखिएगा, आयोग अध्यक्ष सहित 11 सदस्य है। अध्यक्ष सहित 11 सदस्य है। तो आयोग अध्यक्ष सहित कितना सदस्य हो जाता है? तो आयोग अध्यक्ष सहित 11 सदस्य हो जाएगा। अब आते हैं हेडिंग कार्य या शक्ति। हेडिंग बनाइएगा कार्य या शक्ति, अनुच्छेद लिखिएगा 320। कार्य या शक्ति में अनुच्छेद लिखिएगा 320। चलिए भाई, अच्छा बात बताइए, आप सभी लोग एईडीओ की परीक्षा देने वाले लोग हैं, है ना? एईडीओ की परीक्षा देने वाले आप सभी लोग हैं, और इस एईडीओ की परीक्षा में आपका पेपर कौन करा रहा है? आपका परीक्षा कौन आयोजित करा रहा है? बताएंगे भाई, आपकी परीक्षा कौन आयोजित करा रहा है? बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यही ना बीपीएससी। अच्छा, अगर आप परीक्षा पास कर गए तो कौन से विभाग में नौकरी करेंगे? अगर आप एईडीओ बन गए तो कौन सी परीक्षा में नौकरी करेंगे? शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करेंगे। बीपीएससी तो नौकरी नहीं देगा ना, बीपीएससी तो नौकरी नहीं देगा ना। इसका पहला काम क्या है? इसका पहला काम है प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना। क्लियर है? तो ये केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्या कराता है भाई? ऑर्गेनाइज कराता है, नौकरी नहीं देता। आप में से सफल कैंडिडेट को वो उस विभाग को सौंप देगा जिस विभाग ने इन्हें दिया था कि आप हमारा परीक्षा कराइए। ये बात क्लियर हो गई? प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराना। दूसरा कर्मचारियों के पदोन्नति में सरकार की मदद करना। कर्मचारियों के पदोन्नति में सरकार की मदद करना। जैसे मान लीजिए आपकी प्रमोशन आए तो आपके प्रमोशन के बारे में सूचना देगा कि कौन से बीपीएससी से इनकी नौकरी लगी थी या कौन से एग्जाम से ये नौकरी पाए थे। क्लियर है? मोहम्मद सादिक जी बता रहे हैं कि बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा टल गई है। ये तो मुझे अभी पता चला भाई सादिक भाई, ये तो आप ही बता रहे हैं सादिक भाई कि पेपर टल गया है। मैं तो 10 तारीख के चक्कर में पढ़ाई जा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। आपके लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, अब पढ़ ही नहीं रहे हैं। पहले जब मैं पढ़ाता था ना तो 300 बच्चे लाइव रहते थे, 300, 350, 400 तक पहुंच जाते थे। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपकी संख्या 184 है। जब आप लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे तब भी मैं यही बोल रहा था कि क्या आपका परीक्षा दूर होता तो क्या आप इतने सीरियस होते पढ़ने के लिए? क्या आपका परीक्षा अगर 10 जनवरी को नहीं होता तो क्या आप इतना परेशान करते अपने टीचर को? यही मैं समझाने की आप लोगों को उस समय कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय कोई मेरी बात पे ध्यान नहीं देता था। सब ऐसे सर पे चढ़ के तांडव करते थे कि मेरा कुछ पूरा नहीं है, मैं कैसे सिलेबस पूरा करूं। कुछ लोग कहते केजीएस पे मुझे भरोसा नहीं है, केजीएस के टीचर ही ऐसे हैं, बेकार हैं, केजीएस से ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें, सिलेबस पूरा नहीं करवाए, ये नहीं करवाए, वो नहीं करवाए। भाई अगर हम बैच पहले भी ला दें कि चलो हम 6 महीने से आपकी तैयारी करवाते हैं तो क्या आप एडमिशन लेके पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। खुद दिल से पूछिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी कमेंट में ये सारी चीजें देखी होंगी, अपने दिल से खुद पूछिएगा। बस दोष मारना आता है, दोषारोपण करना आपको आता है, तो दोष देना आसान है, बहुत आसान। किसी पे भी मर दीजिए, खान साहब पे ही मर दीजिए, अपने माँ बाप पे ही मर दीजिए, क्योंकि आप तो लेंगे नहीं, क्योंकि आप तो हरिश्चंद्र हैं। आपको कहां दिक्कत है कोई? आप तो हरिश्चंद्र हैं, ठीक ना? तो दोषारोपण करना आसान है, लेकिन मेरा तो कहना है ना कि आपका बीपीएससी एईडीओ का पेपर निकल जाएगा, कोई मदद आपकी नहीं करने वाला है, चाहे किसी पे दोष लगा लीजिए। चलो ये कार्य या शक्ति की बात हो गई। अब हमें बात करनी है अनुच्छेद 317 की। अध्यक्ष व सदस्यों का पद से हटाया जाना। अध्यक्ष व सदस्यों का पद से हटाया जाना। अध्यक्ष व सदस्यों का पद से हटाया जाना। चलिए भाई, आइए अब यहां पे बात करते हैं। तो देखिए भैया, साबित कदाचार या
संवैधानिक असमर्थता के या संवैधानिक असमर्थता के लगे आरोपों की जांच राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा। साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के लगे आरोपों की जांच राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें पद से क्या करेगा भाई, हटा सकेगा। क्लियर है भाई? तो हटा देंगे। ठीक है। यदि जांच लंबित रहती है, तो राष्ट्रपति पद से निलंबित कर सकेगा। तो अगर मान लीजिए जांच लंबित रहती है तो राष्ट्रपति उन्हें क्या करेगा, पद से हटा सकेगा, है ना, मतलब सस्पेंड कर देगा। आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को इसी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा। ठीक है भाई? तो इसी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, पद से हटा सकेगा। ठीक है भाई? यदि जांच लंबित रहता है तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित कर सकेगा। निलंबित कर सकेगा। हो गया भैया? तो देखिए भैया, यहां पर पद से हटाने की बात यदि करेंगे तो देखिए हटाने की प्रक्रिया कितनी पेचीदा है कि नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन पद से हटाने का काम कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। चाहे वो कोई भी लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ का हो चाहे राज्य का हो, इनको हटाने का काम कौन कर रहा है, तो हटाने का काम इन्हें राष्ट्रपति कर रहा है। हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 312। थोड़ा सा मैं अनुच्छेद ऊपर नीचे करता रहता हूं, कोई परेशानी नहीं है ना। 312 अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अखिल भारतीय सेवा का सृजन। चलिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि अखिल भारतीय सेवा क्या है। सबसे पहले तो हमें यही बात जाननी है कि अखिल भारतीय सेवा क्या है। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? तो कहेंगे ऐसी सेवा जो संघ व राज्य के अधीन ऐसी सेवा जो संघ व राज्य के अधीन ऐसी सेवा जो संघ व राज्य के अधीन किया जा सके अर्थात संघ और राज्य दोनों को सेवा प्रदान करे। उसी को हम क्या कहते हैं? अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। दोनों को सेवा प्रदान करे, इसी को हम क्या कहेंगे? अखिल भारतीय सेवा कहेंगे। चलिए भैया, अब देखिए, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संघ नए अखिल भारतीय सेवा का
नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकेगा, नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकेगा। ठीक है, वर्तमान में तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। वर्तमान में तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। तीन प्रकार, किसका आर्टिकल बताना है? केजीएस यूजर प्रीति जी, किसका आर्टिकल बताना है? चलो भैया, यहां पे हेडिंग बनाएंगे IAS, IPS, IFS, IAS, IPS, IFS। अगर IAS की बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यदि IPS की बात करें, इंडियन पुलिस सर्विस। IFS की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सर्विस ही है ना यार, सर्विसेज तो नहीं है ना। ठीक है, यहां पे कहेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा। यहां पे बात करेंगे भारतीय पुलिस सेवा। यहां पे बात करेंगे भारतीय वन सेवा। यहां पे बात करेंगे भारतीय वन सेवा। चलो, फॉरेन में जानबूझ के बोला था, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग फॉरेन के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन होगा फॉरेस्ट। क्या होगा भाई? फॉरेस्ट, भारतीय वन सेवा होगा। देखिए, फॉरेन सेवा भी इन्हीं में से चुन के जाते हैं, फॉरेन भी, लेकिन वो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होते हैं, उनकी कोई परीक्षा अलग से नहीं होती है। और जो फॉरेन को सेवा दे रहा है वो संघ और राज्य दोनों को कैसे सेवा दे रहा है? जो भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में कर रहा है वह राज्य को सेवा कैसे प्रदान कर रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अखिल भारतीय सेवा वो है जो संघ और राज्य दोनों को दिया जा सके। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति IAS बनता है तो बिहार राज्य के किसी जिले का जज भी बन सकता है IAS अधिकारी, बिहार राज्य के सचिवालय में काम कर सकता है IAS अधिकारी, केंद्र सरकार के सचिवालय में काम कर सकता है IAS अधिकारी। तो वो संघ और राज्य दोनों को सेवा दे सकता है। IRS नहीं है। भविष्य में कहा गया कि इंजीनियरिंग चिकित्सा को डाला जा सकता है, इंजीनियरिंग और चिकित्सा को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। क्लियर है भाई? अब समझ आया कि फॉरेन क्यों नहीं है। हाँ, जब आप किसी राज्य को सेवा देंगे तो राज्य से ही सैलरी मिलेगी। IAS अभी नहीं है, IAS मतलब इंजीनियरिंग सेवा ना, इंजीनियरिंग नहीं है। क्लियर है भाई? ठीक है भैया, यहां पे मैंने तो ये स्मॉल ओ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। IFOS, वो स्मॉल ए छोटा सा लगता है ताकि वो फॉरेस्ट पता चले। ठीक है अजय कुमार जी, चलिए भैया, इतनी बातें हो गई भाई, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? अनुच्छेद 311, ठीक है भाई, हेडिंग बनाइएगा थोड़ा सा, कुछ अनुच्छेद लिख लीजिए। अनुच्छेद 311। देखिए, मैं केवल IFS लिखा होता और उसका फुल फॉर्म नहीं लिखता ना, तो मुझे IFOS ही उसकी पहचान के लिए लिखना पड़ता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो सही बात है कि उसमें कोई कमी वाली बात नहीं है दीपक भाई, वो सही बात है उनकी। चलिए भैया, कहेंगे अनुच्छेद 311 में हम किसकी बात करते हैं भाई? अनुच्छेद 311 में किसकी बात करते हैं? चलिए, तो संघ व राज्य के अधीन सेवा देने वाले कर्मचारियों के मनमानी पद से हटाना, बर्खास्त करना आदि से संरक्षण प्रदान करेगा। एक और अनुच्छेद लिखेगा, अनुच्छेद 318। ठीक है भैया, तो यहां पे कहेंगे संघ के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी नहीं बोलेंगे, कर्मचारियों के वेतन भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा, यहां पे लिखिएगा संघ के द्वारा तथा राज्य के अधीन सेवा देने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य के अधीन सेवा देने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्ते का निर्धारण
राज्य के द्वारा किया और दिया जाएगा, किया और दिया जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई आईपीएस अधिकारी बना और वह आपके जिले का एसपी है, तो उसको वेतन कौन देगा? राज्य देगा। अगर कोई आईएएस अधिकारी बना वह आपके जिले का जज है, तो उसे वेतन कौन देगा? राज्य देगा। यदि कोई आईएएस अधिकारी बनता है और वह संघ के सचिवालय में काम करता है, तो क्या उसे वेतन बिहार देगा या संघ देगा? ठीक है भैया, चलिए मेरी तरफ से ये भी खत्म। अब हेडिंग बनाएंगे हम लोग निर्वाचन आयोग। अब हेडिंग बनाएंगे हम लोग निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। चलिए भाई, यहां पे यदि मैं इसके गठन की बात करूं तो 25 जनवरी 1950, इसीलिए इसे हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां पे यदि हम प्रथम मुख्य आयुक्त की बात करूं, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करूं, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की यदि मैं बात करूं तो यहां पे आंसर आप देंगे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान का आंसर आप देंगे ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। वर्तमान का आंसर देंगे ज्ञानेश कुमार। क्लियर है भाई? ज्ञानेश कुमार। कैग का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 से है रोशन भैया, और अगर मेरा आंसर सही होगा तो जरूर बताइएगा कि सही बताया हूं या गलत बताया हूं, प्लीज रोशन जी। चलिए आगे आते हैं, हेडिंग बनाते हैं अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 की बात करें, अच्छा भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास पहले से करण सर का या खान सर का नोट्स है? पहले से करण सर या खान सर का नोट्स है, कोई ऐसा व्यक्ति है? कोई है? और मैं जो आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसमें कोई कमी? ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। कोई कमी? चापलूसी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कड़वा बोलता हूं, आपके लिए भी, आपके कैरियर के लिए भी। तो कड़वा आदमी जो सत्य बोलता है वो कड़वा ही लगता है, और कड़वा आदमी कभी किसी को पसंद नहीं आता, तो मैं जल्दी किसी को पसंद नहीं आता। ठीक है, चलिए भाई, कोई कमी नहीं है, चलिए अच्छी बात है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही सही है। अभी आज शाम को 8 बजे आपके इसी एप्लीकेशन पर मैं आपका प्रश्न उत्तर कराने वाला हूं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। क्लियर है? नहीं नहीं, देखिए कोई कह रहा है अपने आपको कंपेयर मत करिए। देखिए आपने पॉलिटिक्स किंग का जो दर्जा दिया हुआ है वो बिल्कुल सही टीचर को दिया हुआ है। करण सर बेस्ट टीचर हैं और ऐसा उन्होंने अपनी मेहनत से किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि करण सर पहले दिन ही पढ़ाने गए और पहले दिन ही करण सर को सबने पॉलिटिक्स किंग बोल दिया। करण सर ने मेहनत की है काफी अच्छे से, और 2021 से मैं करण सर को जानता हूं, फेस टू फेस तो मेरी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई है। एक बार बना था जब वो अपना चैनल चला रहे थे, तो उस समय उनके मैनेजर से मेरी मीटिंग तो हुई थी, उनके मैनेजर खुद मुझे फॉलो करते हुए आए थे 2021 में कि सर मूवी शिक्षा के लिए आपको पढ़ाना है, मतलब ऐसा था, है ना। लेकिन तो फिर मैं उस समय दूसरी संस्था में था और तो मैं वहां गया नहीं, ना मेरी मुलाकात हो पाई करण सर से। ठीक है, तो बस मुलाकात कभी नहीं हुई है, लेकिन करण सर ने अपने आप को एक दिन में नहीं बड़ी मेहनत करके बनाया है। और देखिए सम्मान जो है ना वो दिल से आनी चाहिए, जबरदस्ती सम्मान प्राप्त करना किसी से किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो सर को मुझे मौका मिला सर के स्थान पर पढ़ाने के लिए, और मैंने उसे अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाया है। क्योंकि देखिए मौके मिलते नहीं है कि सर अगर संस्था में है और मुझे सर की जगह पे पढ़ाने का मौका मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, और बहुत लोगों को मिलता है तो शायद वो उस मौके को भुना नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे वो मौका मिला और मैंने कोशिश करी है कि अपनी मेहनत से उस मौके को भुना सकूं। तो वो आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है कि मैंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा पढ़ाया, कैसा कंटेंट डिलीवर। कंटेंट डिलीवर किया, तो वो आपके फीडबैक पर निर्भर करता है, बस इतनी सी बात है। बाकी मौका तो और लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन तो वो मौके को कैसे लेते हैं। लेकिन मैंने मौके को दोनों हाथ से लिया है ना, और पूरा मुझे 1 घंटा मिला था, लेकिन मैंने आपको 2 घंटे दिए, तो मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आपके पढ़ने के बाद जब आप कमेंट वाले में जाते होंगे तो आपको एक सपोर्टिंग पीडीएफ आता होगा और एक बगल में फीडबैक आता होगा। तो फीडबैक में जो आपको अच्छा लगा होगा या जो बुरा भी लगा होगा उसे लिखकर स्टार देकर आप कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक देना आपका काम है, फीडबैक देना चाहिए सभी टीचर्स को आपको आपके द्वारा। ठीक है, उससे टीचर सुधार करते हैं, आगे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 324 पे। ठीक है, कोई और बात कहनी थी, आएगा तो बताऊंगा, भूल गया मैं इतनी देर में। अनुच्छेद 324 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 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 संसद, संसद व विधानमंडल के, विधानमंडल के, विधानमंडल के निर्वाचन का, निर्वाचन का अधीक्षण, अधीक्षण, निर्देशन, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए, वह नियंत्रण करने के लिए, अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा, आयोग होगा। ठीक है भाई,
निर्वाचन आयोग, यहां से नीचे से लिखेगा, भारत का एक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग होगा जो उतने ही सदस्यों से मिलकर बनेगा जितना राष्ट्रपति नियुक्त करे, क्लियर है? अभी लास्ट में बात करेंगे कि क्या बाकी है, क्या अभी कितना घंटा लगेगा, कितना पढ़ेंगे। मैं भी थोड़ा सा आपको ना खींच नहीं रहा, नहीं तो आज मैंने सोचा था कि प्लान था मेरा कि ये सोम मंगल बुध मैं आपको 3 घंटे पढ़ाता, लेकिन मैंने 3 घंटे इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी परीक्षा चल चुकी है। तो मैं हो सकता है कि 2, 3, 4 जनवरी यानी इस पूरे वीक आपको पढ़ाऊं, मतलब सैटरडे तक मैं आपको हो सकता है कि पढ़ाऊं, ठीक है? तो सैटरडे तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो अभी सैटरडे तक मुझे पढ़ाना है और लास्ट में मैं इस पे बात करने वाला हूं, ठीक है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करेगा? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद का, विधानमंडल का। और ये क्या करता है? निर्वाचन का अधीक्षण करता है। अधीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन यानी जांच करना, निर्देशन मतलब इसके गाइडलाइन में ही चुनाव कराया जाता है, नियंत्रण यानी यह चुनाव पर कंट्रोल भी करता है कि यदि कोई सेंसिटिव एरिया तो वहां कितना पुलिस या प्रशासन चाहिए, ये सारी बातों पर नियंत्रण भी लगाता है। क्लियर है भाई? चलिए, तो भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो उतने ही सदस्यों से मिलकर बनेगा जितना राष्ट्रपति क्या करे? नियुक्त करे, है ना भैया? तो यहाँ पे अगर हम नियुक्ति की बात करेंगे, तो नियुक्ति में आएगा राष्ट्रपति के द्वारा, है ना? तो देखिए, राष्ट्रपति ऐसे ही नियुक्त नहीं करता है, एक सलाहकारी समिति भी होती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए हाल ही में परिवर्तन हुआ है, आपको पता होगा, हाल ही में परिवर्तन हुआ है, नहीं एग्जाम तक पढ़ाने लायक सिलेबस बचा नहीं आपका, ठीक है भैया? तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया में हाल ही में परिवर्तन किया गया है। क्लियर भाई? चलिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हेडिंग में गठन समिति की बात करें तो यहां पे हम बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य, यहां से नहीं लिखेंगे, यहीं से लिखें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों के नियुक्ति सेवा शर्त व कार्यकाल अधिनियम, ठीक? ये एक अधिनियम लाया गया, एक एक्ट लाया गया। कब लाया गया था यह एक्ट? अधिनियम 2023 के द्वारा 3 सदस्यों की सलाह पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन कर सकेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन कर सकेगा। आज शाम को 8 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। निर्वाचन आयोग का गठन कर सकेगा, ठीक है भैया? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, कोष्टक में लिखिएगा गृह मंत्री, ज्यादातर गृह मंत्री ही नामित होंगे, गृह मंत्री। तो यहां पे प्रधानमंत्री जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे, यहां पे जो ये होंगे ये सदस्य होंगे, और एक होंगे तीसरा लोकसभा के विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता क्या होंगे? तो ये सदस्य होंगे, ये क्या होंगे इसके? तो ये इसके सदस्य होंगे। क्लियर है भाई? ठीक है भाई? देखो भैया, उपर्युक्त अधिनियम ने 1991 के सेवा शर्त का स्थान लिया है। इतना छाप लीजिए फिर बातें करते हैं, चलिए भैया, हाँ एग्जाम तक रिकॉर्डेड रहेगा। देखिए, सबसे पहले गठन समिति थी हमारे पास। तो पहले जो गठन समिति थी तो वो कैबिनेट मंत्री के स्थान पर, ये जो कैबिनेट मंत्री आता है तो कैबिनेट मंत्री के स्थान पर पहले क्या था भाई? तो पहले सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। पहले क्या थे भाई? तो पहले क्या थे यहाँ पे? तो सीजेआई थे, यानी इनकी नियुक्ति के लिए कौन आता था? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता था। लेकिन अब उसी की जगह पे क्या आ गया भाई? गृह मंत्री आ गया। अब उसी की जगह पे गृह मंत्री आ गया। कौन आया? गृह मंत्री आ गया। क्लियर है भाई? अब देखिए, इस अधिनियम ने किसका स्थान लिया? तो यही सेम कानून था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के नियुक्ति सेवा शर्त कार्यकाल अधिनियम 2023 की जगह पे 1991 था, यानी इसने ये अब नया रिप्लेस किया गया 2023 में। और अंतर क्या आया? तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर मतलब वर्तमान सरकार ने क्या किया? कैबिनेट मंत्री को यहां पे संशोधन करके शामिल कर दिया, जिस पर आपने देखा होगा कि बहुत मुद्दा उठा था, बहुत विवाद उठा था। ठीक है भाई? वाईटी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन पे ही मैं चला रहा हूं। मेरी क्लास लगी हुई है शाम को 8 बजे से 10 बजे तक हम पढ़ेंगे, है ना भैया? और इसके बाद मैं वाईटी पर 1 बजे से मंडे से क्लास लेकर के आऊंगा। 1 बजे से मंडे से मैं क्लास लेके आ रहा हूं वाईटी पर, सोमवार से। ठीक है, ये छाप लीजिए। नहीं, मैं हमेशा तुलना नहीं करता, मैं तो केवल केजीएस के टीचर से तुलना करता हूं।
एजेस के बाहर की तो मैं बात ही नहीं करता आपसे, तो उसे तुलना नहीं कहते हैं, बल्कि एक संस्था में रह रहे एक टीम में काम करने वाले लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे गलत अर्थ में ले लिया। क्लियर है भाई, ये बात छप गई आपकी। चलिए, अगर आपने इतना छाप लिया तो आगे की बात करते हैं, और निफ्टी में ही एक बात और नोट करके लिखनी पड़ेगी। तो नोट 1 वहां लिखा था, तो यहाँ पे अगर आप नोट 2 लिख दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। नोट 2 में था आरंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। वर्तमान में नहीं, 1989 में 3 सदस्यीय कर दिया गया। 3 सदस्यीय कर दिया गया। 1990 में फिर से एक सदस्यीय कर दिया गया। 1993 से लगातार 3 सदस्यीय है। 1993 से लगातार 3 सदस्यीय है। क्लियर हो गया इतनी बात? अब बताइएगा, आप लोग हेडिंग बनाइएगा यहां पे, कार्यकाल में पहला आएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। दूसरा आएगा इससे पहले राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकेगा। इससे पहले राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकेगा। तीसरा, साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकेगा। अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा। अन्य आयुक्तों की सलाह पर राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा। ठीक है भाई, ये बात तो आपको रट चुकी होगी, मतलब इसमें कुछ समझाने वाली बात हो तो बता दीजिए, समझा भी दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सर आज आप मन से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों बेटा? क्यों मन से नहीं पढ़ा रहा? और आप लोग मुझे इतना कैसे पहचानने लगे कि आपको ये पता चल गया कि सर आज मन से नहीं पढ़ा रहा है? नहीं, मैं मन से ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं। एमसीक्यू के लिए बताया तो शाम को 8 बजे क्लास लगी हुई है आपकी। आज शाम को 8 बजे बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कराया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, आरंभ का मतलब जब ये गठित हुआ था, यहाँ पे आरंभ का मतलब जब ये गठित हुआ था, तो आरंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था और इसका गठन 25 जनवरी को हुआ था। 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है ना? देखिए, सदन में 2/3 बहुमत का मतलब होता है कि सदन की उपस्थित सदस्यों की संख्या का बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। 2/3 होना चाहिए। भाई जल्दी का मतलब है कि बस इसी सप्ताह का मांगा है, मतलब कल तो छुट्टी ही है, 2 और 3 तारीख को पढ़ाऊंगा आपको, तो 2 और 3 तारीख में ही खत्म करने के लिए मैंने मांगा है। अब उतना भी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ा दिया वही बहुत है फिर। ठीक है, मतलब मैंने कहा ना 2 घंटे मैंने खुद ही किया है। अभी देखिए, आप साहिस्ता परवीन जी करिए, छोड़ दीजिए सर जी। ठीक है, चलिए भैया आते हैं मुद्दे पर, आगे और भी बातें करनी बाकी है। तो निर्वाचन आयोग के कार्य पे आ जाते हैं कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। चलिए, निर्वाचन आयोग की यदि हम कार्य की बात करें, तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है उस पर समझ लेते हैं। चलिए, तो अगर हम निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करते हैं, तो निर्वाचन आयोग का पहला काम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल का निर्वाचन करवाना है ना। तो इनका चुनाव करवाने का काम इसका हो गया। दूसरा काम है दलों को राजनीतिक दल का दर्जा देना। दलों को राजनीतिक दल का दर्जा देना। तीसरा काम है दलों को राजनीतिक दल का दर्जा देना। तीसरा काम है चुनाव चिन्ह का
आवंटन करना, यानी सबका चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। चौथा काम है मतदाता सूची तैयार कराना, मतदाता सूची तैयार कराना। पांचवा काम है मतदाता पहचान पत्र बनवाना, मतदाता पहचान पत्र बनवाना। छठा काम है निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि निर्वाचन की अधिसूचना कब जारी की, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना। तो ये निर्वाचन की अधिसूचना को क्या करते हैं? जारी करते हैं। क्लियर भाई? तो निर्वाचन की अधिसूचना भी कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो निर्वाचन की अधिसूचना को जारी करना, वोटर आईडी बनाना, सब कुछ। अब भाई वो तो पिछला परिवर्तन अजय भैया वही है ना। देखिए वर्तमान सरकार ने जो है, देखिए किसी भी लोकतंत्र में अगर किसी भी सरकार को आप बार-बार चुनेंगे, मैं किसी के पक्ष वाली बात नहीं कह रहा, लोकतंत्र में किसी भी सरकार को बार-बार चुनेंगे तो जो नेता, जो जनता का सेवक कहता है, वो अपने आप को जनता का मालिक समझ लेता है, जनता का राजा समझ लेता है। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सरकार का बार-बार बदलते रहना ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे वर्तमान सरकार ने क्या किया भाई, जड़ें गहरी करने के लिए उन्होंने पहले 5 साल में खूब जम के काम किया। अगर आप देखेंगे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का, तो 2014 और 2019 का जो रौब था, वो रौब अब आपको देखने को 2024 के बाद से देखने को मिला नहीं होगा आपको। उतना रौबदार प्रधानमंत्री आपको अब दिख नहीं रहे हैं, है ना। और इन्होंने अपनी जड़ी भी गहरी करते चले गए कि जहां पे सीजीआई था वहां रिप्लेस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि कोई भी सरकार आती है तो करती है, उसमें मतलब कोई बुराई वाली ये बात नहीं है कि कोई भी इनकी जगह होता तो वो ये करता या करता रहा है आज तक। ठीक है, इन्होंने कोई अपनी मर्जी से काम नहीं किया है, पुरानी चीजों के जो सरकारें थी उन्हीं से प्रेरित होकर के इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो बहुत नया काम नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र यही कहता है कि चीजों को बदलते रहना चाहिए ताकि नेता को हमेशा जनता का सेवक बनकर रहना पड़े, जनता का मालिक बनने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बस इतनी सी बात। चलिए, मैं स्वस्थ लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। आगे की बात यदि मैं करूं कार्य और शक्ति के बाद, तो यहाँ पे और क्या बातें हो सकती हैं चुनाव आयोग से संबंधित? तो यहाँ पर चुनाव आयोग से संबंधित अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं परिसीमन कब आया, कब कब लागू किया गया, है ना। तो यहाँ पे हम बात करें परिसीमन की, हेडिंग बनाइएगा परिसीमन। ठीक है, परिसीमन क्या होता है उसके बारे में हमें बात करना है। चलिए भैया, तो परिसीमन का मतलब क्या होता है? किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करना। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करना परिसीमन है। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। किसी भी निर्वाचन नहीं, मैं किसी के निर्वाचन प्रणाली उस पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं केवल। ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार एक लोग के बनाने से नहीं बनती, लाखों वोट पड़ते हैं तब जाके कहीं सरकार बनती है और गिरती है। ठीक है, चलिए, तो किसी भी क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना। जैसे मान लीजिए कि एक लोकसभा सदस्य का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, एक विधानसभा सदस्य का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, एक ग्राम सभा कितना बड़ा होगा, एक जिला अध्यक्ष का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, ये निर्धारण कौन करता है? तो सीमा बनाई जाती है, हर चीज की एक सीमा बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिसीमन कहते हैं। चलिए भाई, अब देखिए भाई, कुल 4 बार परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत परिसीमन में परिवर्तन किया गया है। कुल 4 बार परिसीमन आयोग के तहत परिवर्तन किया गया है। सबसे पहला परिसीमन आयोग कब आया था? तो 1952 में। ठीक है, पहली बार परिसीमन आयोग कब आया? तो 1952 में आया था। फिर कब आया था? तो 1963 में। पहली बार कब आया? तो प्रथम परिसीमन अधिनियम। ठीक, द्वितीय बार कब आया? तो 1963 में आया था द्वितीय परिसीमन अधिनियम 1962। यह अधिनियम कौन सा था? 1962 का अधिनियम था। लागू कब हुआ था? 1963 में लागू हुआ था। ठीक है भाई, फिर कब लागू हुआ? 1973 में लागू हुआ था। तो यहां पे आप कहेंगे तृतीय परिसीमन अधिनियम 1972। 1952 के बाद कब आया? 1962 में आया और 1972 में आया। उसके बाद कब आया? तो 2002 में आया, है ना भैया। चौथा आया 2002 में आया। तो यहां पे कहेंगे चौथा परिसीमन अधिनियम जो आया था वो कब आया? तो वो आया था 2001 के तहत 2002 में। यानी ये जो परिसीमन आए हैं ये सब के सब, सॉरी यहां 2002 ही करिएगा, ये सब के सब क्या है? दशकीय थे। यहां भी हर 10 साल पे आया, यहां भी हर 10 साल पे आया, यहां पर जाकर के लंबे अंतराल पे आया, यानी 2002 में आया। तो अब तक 4 बार परिसीमन में परिवर्तन किया गया है। तो ये वाला अभी तक चल रहा है। अब देखिए कहा क्या गया है, कहा गया कि 2026 तक परिवर्तित है। तो 2026 के बाद जब परिवर्तन किया जाएगा तो नए परिसीमन के आधार पर नारी शक्ति बंधन योजना को लागू किया जाएगा। नारी शक्ति बंधन योजना के तहत इसे लागू किया जाएगा। क्लियर हो गया ये भाई? चलिए, हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 324, 325। देखिए भैया, यहां पे लिखेगा जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर मतदाता सूची के निर्माण में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतदाता सूची के निर्माण में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 326।
अनुच्छेद 326। अगर अनुच्छेद 326 के बारे में हम बात करें तो मतदान का अधिकार, 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 अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, एक संवैधानिक, एक संवैधानिक अधिकार है। मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। पहला, भारत का नागरिक हो। भाई आपको वोट देने का अधिकार कब मिलेगा? तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो। चौथा, मतदाता सूची में नाम हो। चौथा, विधि के द्वारा, विधि के द्वारा द्वारा वंचित नहीं किया गया हो। यानी विधि में अगर किसी को दंडित किया हुआ है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो मतदाता सूची में नाम हो और विधि के द्वारा वंचित नहीं किया गया हो तो उसे मतदान का अधिकार होगा। चलिए हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 विधानमंडल के, विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, संबंधित विषय पर, विषय पर, विषय पर विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार संसद के पास होगा, संसद के पास होगा। तो विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। चलिए अनुच्छेद यहां पे 328 लिख लीजिए, लगे हाथ। विधानमंडल, विधानमंडल अपने विधानसभा, अपने विधानसभा व विधान परिषद, विधान परिषद के निर्वाचन संबंधित, निर्वाचन संबंधित, संबंधित विधि बनाने का, विधि बनाने का अधिकार होगा। यानी विधानसभा भी अपने चुनाव के लिए विधि बना सकता है। निर्वाचन आयोग के मामले, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र न्याय, एक स्वतंत्र, एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र निकाय है। इसके मामले में, इसके मामले में, मामले में न्यायपालिका, न्यायपालिका हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। चलिए आचार संहिता का क्या मतलब होता है जानते हैं? आचार संहिता का क्या मतलब होता है? तो आचार संहिता का मतलब होता है चुनाव में बनाए गए कानूनों का पालन करना सभी प्रत्याशियों का कर्तव्य होगा, सभी प्रत्याशियों का कर्तव्य होगा। ठीक है भाई, चलिए तो मेरी तरफ से निर्वाचन आयोग खत्म हो गया है। ठीक है, ईवीएम आदि में सारी चीजें हैं। क्लियर है भाई? ईवीएम बच रहा है अभी। ईवीएम मशीन क्या होता है, वीवीपैट क्या होता है, ये तो आप पढ़ लेंगे ना। देखो अगर आपके लिए मैं होमवर्क में कहूं कि आपको ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में पढ़ना है, आपको वीवीपैट के बारे में पढ़ना है, इसका फुल फॉर्म भी जानना है दोनों का, और आपको नोटा के बारे में पढ़ना है और इसका भी फुल फॉर्म जानना है आपको, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे कि मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। ये भी, ये पढ़ाने के लिए मत कहिएगा क्योंकि अभी भी मेरे पास सिलेबस कम नहीं है भाई। अभी तो सिलेबस इतना है कि मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध पढ़ाऊंगा मैं। केंद्र राज्य संबंध पढ़ाने के बाद मैं आपको उच्च वर्गों के लिए विशेष उपबंध पढ़ाऊंगा, उच्च वर्गों के लिए, उच्च वर्गों के लिए विशेष उपबंध पढ़ाऊंगा, विशेष उपबंध पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको आपातकाल पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको विशेष राज्य पढ़ाऊंगा। विशेष राज्य में थोड़ा सा छोटा छोटा प्रावधान है, अनुच्छेद 370 और 371 पढ़ाना था। फिर उसके बाद संविधान का विकास पढ़ाना है, संविधान का विकास पढ़ाना है। फिर इसके बाद संविधान सभा पढ़ाना है, संविधान सभा पढ़ाना है। फिर संविधान सभा के बाद संविधान संशोधन, संविधान संशोधन व अनुसूची पढ़ाना है, अनुसूची पढ़ाना है। तो देखिए अगर मैं केंद्र राज्य संबंध कुछ वर्गों के लिए राजभाषा आयोग, ये अगर मैं मंडे को फिनिश करूं, मंडे को फिनिश करूं, अरे सॉरी मंडे नहीं भाई, अगले सप्ताह में कब मेरी क्लास आएगी? थर्सडे, फ्राइडे को, फ्राइडे को फिनिश करूं
और ये जो विशेष राज्य हैं, संविधान का विकास, संविधान सभा और अनुसूची, इसे मैं कोशिश करूंगा सैटरडे को 3-4 घंटे में फिनिश कर दूं। अभी भी अगर मैं पढ़ाना चाहूं तो मेरे पास पढ़ाने के लिए टॉपिक आपके लिए है, राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, दबाव समूह है, संविधान की विशेषता है, संविधान की विशेषता है, विशेषता है, और क्या आ जाता है, संविधान की विशेषता है, शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था के बाद यूनियन टेरिटरी है। तो ये टॉपिक भी आपको 3 घंटे की, ये भी टॉपिक है आपको पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाना चाहे आदमी तो पढ़ाता रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना भैया। चलिए आज शाम को 8 बजे मिलते हैं, वहां पे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि नोट्स से सवाल बनते हैं कि नहीं। जिन बच्चों को ये महसूस हो रहा है कि सवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो आप लोग नोट्स लेकर जरूर बैठिएगा, नोट्स लेकर बैठे रहिएगा, वहां से सवाल को हल करिएगा मैच करा कर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।